नमस्कार दोस्तों, मैं हसनैन रजा उड़ान आईएएस एकेडमी के इस डिजिटल मंच में पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो प्रैक्टिस सेट चल रही है अलग अलग विषयों को लेकर, जिसमें मैं पहला वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर उसको आपने नहीं देखा होगा तो उसको जाकर के आप देख सकते हैं। अब अपन जो पढ़ने वाले हैं, आगे का टॉपिक थंबनेल में आप देख चुके होंगे कि इसके बाद का अपन संवैधानिक स्रोत पढ़ेंगे। संवैधानिक स्रोत के बाद अपन विभिन्न भाग और अनुच्छेदों का विवरण पढ़ेंगे। उसके संबंध में जो वैकल्पिक प्रश्न मैं आप लोग को बताऊंगा, हो सकता है कि उसका स्तर थोड़ा सा मान्य हो, लेकिन उसके अंदर जो मैं डिटेल पढ़ाऊंगा वो काम की चीज रहेगी। हालांकि उतने सामान्य स्तर के भी प्रश्न नहीं है, लेकिन जो व्यापम के एग्जाम होते हैं, खासकर व्यापम के एग्जाम जो अभी सामने आपके एग्जाम आने वाले हैं, हॉस्टल वार्डन का एग्जाम, आपका सीजी टेट और आपके शिक्षक भर्ती का एग्जाम, उसके संबंध में ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा उपयोगी रहेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारी इस ऑनलाइन कोर्स के बारे में देख लीजिए। रिची सर की जो 2 अप्रैल से आ चुकी है, 2 दिन हुआ है इसको। आपको यदि इसके बारे में डिटेल से पता करना हो तो हमारे हेड ऑफिस के नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसमें कि छत्तीसगढ़ का संपूर्ण अध्ययन इसमें आप लोग को पढ़ाया जाएगा, जिसमें पंचायती राज, नगरीय निकाय, आर्थिक सर्वेक्षण सभी चीजें शामिल होगी। तो इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो 12 से 1:30 बजे तक रहेगी। हर दिन 1.5 घंटे की क्लास होगी। अगर आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित कोई दिक्कत आती है पढ़ने में तो इस सब्जेक्ट को आप परचेज कर सकते हैं। चालू करते हैं अब अपन। हम लोग का ये क्रम रहेगा भाई कि हर वीडियो में अपन 25 क्वेश्चन दिखेंगे, 1 से 2 टॉपिक को कवर करेंगे। ऐसे ये होगा कि आप घर में पढ़ते चलो और घर में पढ़ने के बाद आपको अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना हो तो यहाँ आ करके आप तेजी से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारा रहेगा, पहला प्रश्न, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। ठीक, एकांकी स्रोत का मतलब यह हुआ कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक चीजें कहां पर से ली गई है। ठीक, तो आप लोगों को पता है इसका आंसर रहेगा डी। क्या है इसका आंसर? डी। 1935 का भारत सरकार अधिनियम इसका सबसे बड़ा स्रोत था। तो 1935 के अधिनियम के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल देख लेते हैं हम लोग। 1935 का अधिनियम, आपको पता है कि इसमें 321 धाराएं थी। ठीक, 321 धाराएं, और कितनी अनुसूचियां थी? तो 10 अनुसूचियां थी इसमें। 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी इसमें। और ऐसा माना जाता है कि इस 321 धाराएं और 10 अनुसूचियों, ठीक, का लगभग 2/3 पार्ट, कितना पार्ट? 2/3 पार्ट हमारे भारतीय संविधान में वैसे का वैसा ही ले लिया गया है। इसीलिए भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट रखने वाला जो अधिनियम था वो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था। ठीक, जिसमें बहुत सारे प्रावधान थे, जैसे कि संघीय भारत का प्रावधान। ठीक, इसके अलावा यूपीएससी पीएससी का प्रावधान, आरबीआई का प्रावधान, है ना, शक्ति पृथक्करण का प्रावधान, ये सारे प्रावधान 1935 के अधिनियम में थे। आगे कुछ पार्ट इसके और भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? किसकी प्रेरणा पर आधारित है? अब इस चीज को समझेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? देखो, तो इसका पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है कनाडा, तीसरा स्विट्जरलैंड और चौथा पूर्व सोवियत संघ। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कनाडा। ठीक, कनाडा। कैसे इसका आंसर कनाडा होगा? आपको पता है कि हमारे यहाँ जो संघीय प्रणाली अपनाई गई है ना, हमारे यहाँ की जो संघीय प्रणाली अपनाई गई है वो संघीय प्रणाली का स्रोत जो है वो कनाडा है। ठीक, उसका स्रोत कनाडा है। संघीय प्रणाली का तात्पर्य है कि एक शक्तिशाली केंद्र और उसके अधीन 28 राज्य। समझ में आई मेरी बात? तो ये कनाडा से संघीय प्रणाली अपनाई गई है, जहां पर केंद्र को कुछ शक्तियां दी गई है और राज्यों को कुछ शक्तियां दी गई है। ठीक, कनाडा से और क्या लिया गया है? तो कनाडा से आपके जो राज्यपाल का पद है उसे भी कनाडा से लिया गया है। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक, बेसिक चीज है एकदम। दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये हुआ आपका। थर्ड क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को ग्रहण किया है। न्यायिक पुनर्विलोकन आप लोग को पता होगा, जुडिशियल रिव्यू के बारे में, न्यायिक पुनर्विलोकन। तो ये जो न्यायिक पुनर्विलोकन का विचार है, ऑप्शन देख लेते हैं, ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से। ठीक, तो इसका जो प्रावधान है आप लोग को पता होगा अमेरिका से लिया गया है। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये रिपीट होता है। तो आप लोग इसको, है ना, 2x की स्पीड में या फिर 1.5 की स्पीड में तेजी से देखते हुए चलेंगे। एग्जाम के जस्ट पहले ये आप बहुत ज्यादा कारगर आप लोग के लिए साबित हो गई है।
देखो, तो न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन एक्चुअली होता क्या है? तो दो प्रकार का न्यायिक पुनर्विलोकन होता है हमारे यहाँ। एक है आर्टिकल नंबर 13 में और एक है आर्टिकल नंबर 137 में। हालांकि न्यायिक पुनर्विलोकन का कुछ हिस्सा आर्टिकल 131, 132, 133, 134, 136, ठीक, 143, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, यहाँ हर जगह न्यायिक पुनर्विलोकन का कुछ अंश आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद अगर बोले तो ये सारे अनुच्छेद तो है ही, लेकिन जो दो प्रकार के मेन न्यायिक पुनर्विलोकन होते हैं वो कौन से होते हैं? पुनर्विलोकन का मतलब होता है कि रिकंसिडर करना, चेक करना कि जो चीजें हैं वो संविधान के प्रारूपों के अधीन है या नहीं है। तो 13 में जो विधायिका और कार्यपालिका है, ठीक, विधायिका और कार्यपालिका, इनके द्वारा बनाए गए नियम और जारी किए गए आदेशों की न्यायिक पुनर्विलोकन की बात अनुच्छेद 13 में की गई है। नेक्स्ट 137 स्वयं न्यायपालिका द्वारा दिए गए स्वयं के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की बात की गई है आर्टिकल नंबर 137 में, ठीक। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का विचार कहां से लिया गया? अमेरिका से। कहां पर प्रावधान है? तो 13 और 137 में दो प्रकार का प्रावधान, स्वयं के निर्णयों की समीक्षा, दूसरे के द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा, और इसके बारे में कहां कहां पर बताया गया वो सारी बातें, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और खालिस्तान के संविधान से लिया गया है, ठीक। देखो, तो आपात उपबंध आप लोग को पता है कि भारतीय संविधान में जो आपात उपबंध लिए गए हैं, है ना, वो कहां पर है भाई? आपात उपबंधों का प्रावधान है अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक के, ठीक, जिसमें 3 प्रकार के आपात उपबंध बताए गए हैं। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जिसको संवैधानिक आपातकाल के नाम से जानते हैं 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल 360। तो ये जो आपात उपबंध है भारतीय संविधान में 1935 से, क्वेश्चन तो यही बन जाएगा भाई कि आपात उपबंध का पहली बार, है ना, जो प्रावधान था वो कहां था? तो 1935 में था। नेक्स्ट, और कहां से लिया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी के वाइमर संविधान, ये वीमर नहीं वाइमर है ना, कनाडा और पूर्व सोवियत संघ। कहां से लिया गया? तो इसका आंसर होगा जर्मनी के वाइमर संविधान से इसका जो है वो प्रावधान लिया गया है। 1935 का अधिनियम और जर्मनी का वाइमर संविधान, यहां पर से, है ना, इन आपातकालों का प्रावधान को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? देखो, ये बहुत जबरदस्त और बेसिक क्वेश्चन है। अभी मैं आप लोगों को बोला कि आपात संबंधी उपबंध कहां से लिए गए हैं? जर्मनी के वाइमर संविधान से। और आपको पता है कि जब आपातकाल लगता है, ठीक, आपातकाल, मैं 352 वाले आपातकाल की बात कर रहा हूं, 352, है ना, स्टेट इमरजेंसी नहीं, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। तो वहां पर आपको पता है कि अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 और 21, ठीक, ऐसा ये प्रावधान आप लोगों को पता होंगे कि 19 में आपकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो अपने आप समाप्त हो जाती है, और 20-21 कभी भी समाप्त नहीं होता है। और इसके अलावा जितने भी आपके मौलिक अधिकार है वो राष्ट्रपति की, अन्य मौलिक अधिकार राष्ट्रपति के कहने के बाद वो आपातकाल जो है, वो जो मौलिक अधिकार है वो समाप्त होते हैं। इसलिए क्वेश्चन क्या है कि मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? बस यही पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार कब समाप्त होते हैं? तो आपातकाल में समाप्त होते हैं। और आपातकाल में जब समाप्त होते हैं तो वो आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया? तो वही क्वेश्चन फिर से, इसके पहले वाला जो चौथा क्वेश्चन था ये भी वही है, जर्मनी के वाइमर संविधान से इसको लिया गया, ठीक। मौलिक अधिकारों का आपातकाल के दौरान समाप्त होना कहां से समाप्त होता है? आपको दिख रहा होगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा 20 और 21, ठीक, और 19 स्वतः समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है ना? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना फ्रांस के संविधान से, ठीक, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आयरिश के संविधान से, यानी कि आपका आयरलैंड का संविधान, अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। तो ये 4 ऑप्शन है आपके। इसका आंसर जो होगा कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये 3, इसकी 3 अवधारणाएं कहां से ली गई है? तो इसका उत्तर होगा फ्रांस का संविधान, ठीक,
फ्रांस का संविधान से ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के जो तत्व है वो लिए गए हैं। आप लोगों को पता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता है ना, कहां पर है? ये प्रस्तावना में लिखा गया। तो ये 3 शब्दों का जो स्रोत रहेगा वो फ्रांस का संविधान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान आप लोगों को पता है कहां से कहां तक है? आर्टिकल 124 से 147 तक के, 147 तक के, जहां पर 124 में स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। ठीक, तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान आप लोग को पता है सबको, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, ब्रिटेन से लिया गया सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, तो ये सूचियों को मिलाने वाला प्रश्न है भाई। सूची 1 और सूची 2 दी गई है, एक तरफ संविधान के भाग है और एक तरफ, अच्छा अपना नेक्स्ट सेक्शन चालू हो गया भाई, है ना। यहाँ पर विभिन्न भाग और अनुच्छेदों का विवरण। अब यहाँ तक क्या अपन पढ़े तो संवैधानिक स्रोतों के बारे में, अब यहाँ पर पढ़ेंगे अपन क्या चीज के बारे में? विभिन्न भाग और उसके अनुच्छेदों का विवरण। तो भारतीय संविधान का भाग, फिर भारतीय संविधान के भाग 8, भारतीय संविधान का भाग 4A, है ना, और भारतीय संविधान का भाग 9A, ऐसा इसको ध्यान रखेंगे। आप लोग को रोमन नंबर में तैयार करना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसा आप लोग को ये रोमन सीरीज याद रखनी है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन जब पूछता है तो 95% बार ये रोमन नंबर ही देता है क्वेश्चन में। ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान का भाग 9, भाग 9 में क्या है भाई? आप लोग को पता है भाग 9 में क्या है? पंचायती राज। तो ए का हो जाएगा 3। ठीक, भारतीय संविधान का भाग 8, तो भाग 8 में आप लोग को पता है ना, संघ क्षेत्र के बारे में बताया गया है, तो बी का हो जाएगा 1। भारतीय संविधान का भाग 4A, है ना, तो 4A में आप लोग को पता है मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया 4 में। भारतीय संविधान का भाग 9A आप लोग को पता है नगरीय निकाय के बारे में 2, ऐसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A का 3, B का 1, A का 3, B का 1, C का 4, है ना, और D का 2। ऑप्शन नंबर A इसका आंसर होगा, ऐसा। ठीक, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है ना, आप लोग को पता होगा अनुच्छेद 1 क्या है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो ये कहकर संबोधित किया गया भारत को। देखते हैं ऑप्शन में कहां पे? ए परिसंघ, बी महासंघ, सी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, डी राज्यों का संघ। ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? मूल अधिकारों की निश्चितता कहां पर प्रदान की गई है, ऐसा पूछ रहा भाई। तो एक बार अपन क्विक, है ना, विभिन्न भाग और उसका विवरण देख लेते हैं फटाफट। चलो तो सबसे पहले भाग 1। भाग 1 में क्या बताया गया भाई? भाग 1 में बताया गया संघ, राज्य और उसका क्षेत्र। 2 में बताया गया नागरिकता। 3 में बताया गया है मौलिक अधिकार। 4 में बताया गया है क्या? DPSP। और 4A में क्या बताया गया है? फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, यहाँ पर DPSP के बारे में, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यहाँ पर सिटीजनशिप के बारे में, इसके बाद यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? संघ राज्य के बारे में बताया गया है, ऐसा। ठीक, और इसका क्रम हमारा क्या होता है? अनुच्छेदों की अगर मैं बात करूं तो 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51 और 51A, ऐसा। ठीक, तो ये हमारा क्रम रहता है। देख लेते फंडामेंटल राइट कहां पे? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। देखो पहला ही ऑप्शन है मौलिक अधिकारों के बारे में, ऐसा। आप लोग याद कर लेना भाई ना, इसकी सीरीज रहती है, जैसे कि 5 से 10 की सीरीज बनती है, फिर जहां पर 5 में केंद्रीय प्रशासन, 6 में राज्य का प्रशासन, 7 निश्रित हो चुका है, समाप्त हो चुका है ना। इसके बाद 8 यूनियन टेरिटरी के बारे में, 9 नगरीय निकाय, 9A आपका 9 में पंचायती राज, 9A में नगरीय निकाय, 9B में सहकारी समितियों के बारे में, सहकारिता के बारे में, और 10 में अनुसूचित जनजातियों का क्षेत्र। उसके बाद अनुच्छेदों का जो विवरण होता है ना, आप लोग देखते हुए चलेंगे भाई, आसान है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर इसको बताने लगूं। फिर भी अगर इसको बता दूं तो इसका प्रावधान है 52 से 151 में, है ना। इसके बाद 152 से 237 में, 238 आपका हो गया है समाप्त। इसके बाद 239 से 242 तक के यूनियन टेरिटरी के बारे में।
इसके बाद 243 ए से 243 ओ तक के, ठीक, पंचायती राज। इसके बाद 243 पी से 243 जेड जी तक के नगरीय निकाय। इसके बाद जेड एच से जेड टी तक के आपका है सहकारिता के बारे में। और आर्टिकल 244 में क्या है आपका, अनुसूचित जनजातियों का क्षेत्र। ऐसा तो आप लोग फटाफट एक बार क्विक रिवीजन मार लेंगे इसको करने से पहले। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। 11वां, ठीक, 11वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो ये सब बेसिक क्वेश्चन रहेंगे भाई, है ना। ये सब अनुच्छेद जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत बेसिक है, पूछता ही पूछता है। राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। 52 और 53, जहां पर 52 में है राष्ट्रपति की पोस्ट, 53 में है उसकी क्या, पावर। ऐसा पोस्ट, उसके बाद पावर। नेक्स्ट 54 और 55, जहां पर 54 में बताया गया क्या भाई, उसके निर्वाचन के बारे में, है ना। तो निर्वाचन के बारे में सबसे पहले उसके निर्वाचक मंडल को बताया गया, इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में 54 में। उसके बाद निर्वाचक मंडल के बाद बताया गया है निर्वाचन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन बताया गया 55 में। इसके बाद 56 और 57 के पेयर में 56 में बताया गया है क्या भाई, कार्यकाल। 56 में बताया गया है कार्यकाल के बाद एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है उसके बारे में, पुनः निर्वाचन। तो पुनः निर्वाचन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, 57। तो अनुच्छेद 57 में इसके पुनः निर्वाचन की बात की गई है, जो आपका क्वेश्चन भी है, पुनः निर्वाचन। ऐसा इसके अलावा आपका अनुच्छेद 58, 59, 60 क्रमशः 3 बातें की गई है, राष्ट्रपति बनने की योग्यता, शर्तें और शपथ। और 61 और 62, 61 में है ना महाभियोग के बारे में बताया गया है। ऐसा ये इसके बाद इसकी अवधि बताई गई है कि कब तक के राष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है, कब तक चुनाव करवाना अनिवार्य है। ऐसा तो ये राष्ट्रपति के संबंध में अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62। क्लास में मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूं इसको। आगे बढ़ते हैं अपन 11 के बाद। नेक्स्ट अनुच्छेद 12, सॉरी आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? आप लोगों को पता होगा इसका आंसर कि अनुच्छेद 32 से सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और अनुच्छेद 226 से हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। और आपको पता ही है कि अनुच्छेद 32 अपने आप में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि स्वयं मौलिक अधिकार होते हुए अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ऐसा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 32। अगर वहां पर हाई कोर्ट होता तो इसका आंसर क्या होता, 226। ऐसा ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज, अभी मैं आप लोग को बताया था कि डिटेल यहां पर बात किए थे अपन फंडामेंटल ड्यूटी। ये देखो भाग 4A, भाग 4A में किसके बारे में बताया गया, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बताया गया और उसका अनुच्छेद भी बताया था 51A, वहीं पर बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 51A। ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। इसके बारे में कहां पर बात की गई है? ठीक, संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो गई। अब भी मैं आप लोग को राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा बहुत अनुच्छेद बताया था, है ना। कहां पर था वो, ये है ना। तो ये देखो आर्टिकल नंबर 53, जहां पर उसकी शक्ति की बात की गई है ना। तो शक्ति से संबंधित समस्त प्रावधान आर्टिकल नंबर 53 में होंगे। तो उसका आंसर जो अपन देख रहे थे कि राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियों का समस्त प्रावधान कहां पर होगा, अनुच्छेद 53, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संबंधित अनुच्छेद कौन सा है ना। तो भारत का महान्यायवादी, देखो भाई यहां पर तो ये राष्ट्रपति का अनुच्छेद आप लोग को पता है, ये भाई साहब ये जो 63 है ये उपराष्ट्रपति का है ना। 79 में संसद है भाई, है ना। और 76 ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 76 महान्यायवादी। 76 महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है भाई, राष्ट्रपति करता है ना। ऐसा नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनराविलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? जैसा कि मैं आप लोग को शुरुआत में न्यायिक पुनर्विलोकन संबंधित कुछ बातें बताया था, है ना। कुछ नहीं बहुत सारी बातें बताया था, आप लोग को याद होगा। ये देखो यहां पर न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में, तो अगर विधायिका और कार्यपालिका के बारे में, विधायिका द्वारा बनाए गए नियम और कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन की बात हो तो अनुच्छेद 13,
लेकिन स्वयं के द्वारा यानी कि न्यायपालिका की किसी अंग, किसी भी कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों की न्यायिक समीक्षा होगी, तो फिर उसका आंसर क्या होगा? 137 सॉरी 137। तो 137वें अनुच्छेद में क्या बात की गई होगी? स्वयं के द्वारा दिए गए निर्णयों की न्यायिक पुनर्विलोकन, आर्टिकल नंबर 137। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। यहां पर आप लोग को पता है कि अनुसूची नंबर 7, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लो आप अच्छे से ना, पॉज करके पढ़ लेना। अनुसूची 7 में 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और कौन सी सूची? समवर्ती सूची। ऐसा ये 3 सूचियां हैं। इसमें संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय। आपको पता है संघ सूची पर कानून केंद्र बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य और समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि कौन सी सूची किसके ऊपर प्रभावी होगी, ठीक, इसके बारे में। तो आप लोग को पता है क्रम कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली सूची होती है संघीय सूची, इसके बाद होती है समवर्ती सूची, ठीक, जिस पर कानून दोनों बना सकते हैं, और आखिरी में है ना सबसे कम जो शक्तिशाली होती है वो राज्य सूची। शक्तिशाली का मतलब एक दूसरे के ऊपर शक्तिशाली। तो इसका प्रावधान कि संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, ये जो क्रम बताया गया कहां पे बताया गया? अनुच्छेद 13 हो नहीं सकता, अपन पहले पढ़ चुके हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन विधि की परिभाषा, अतिव्यापन और पृथक्करण का सिद्धांत यहाँ पर है। नेक्स्ट अनुच्छेद 32 में फिर से संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 326 हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहां पर बताया गया है वयस्क मताधिकार के बारे में, है ना। आप लोग थोड़ा बहुत अगर जान रहे होगे तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? 245। तो क्वेश्चन की समझ में आप लोग को यहां पर दिया, और उसका आंसर जो बात ये सब की गई है कहां पे की गई है? 245 में की गई है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। आवाज थोड़ी सी बदली सी आ रही होगी मेरी, है ना, थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है ना। देखो तो इसमें मैनेज करेंगे आप लोग। अगर कोई शब्द समझ में नहीं आया होगा तो उसको दोबारा जाकर के देख लेना। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में, अच्छा 2 बार हो गया ये, राज्य सूची के संबंध में विधि बनाने की, या तो विषय रख लो या तो संबंध, एक को काट देना, संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन ये है कि वह परिस्थिति जब राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र बनाती है, और यह अधिकार किसके पास है? तो यह अधिकार क्वेश्चन में इसका आंसर होगा राज्यसभा के पास है ना, राज्यसभा के पास। कि राज्यसभा क्या कर सकती है? राज्य सूची के किसी विषय को लोक महत्व का घोषित करके उसको केंद्र के पास ट्रांसफर कर सकती है, और यह शक्ति उसके पास है आर्टिकल 249। ये स्पेशल शक्ति उसकी। स्पेशल मैं हर मतलब आर्टिकल को नहीं बता रहा हूं भाई, वो सभी आर्टिकल है जो बार बार पूछे जाते हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। तो आर्टिकल 249 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 18 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है ना। बहुत सरल सा क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन, जैसे कि अनुच्छेद नंबर 368 बार बार पूछता है, संविधान संशोधन का प्रावधान है यहाँ। अनुच्छेद नंबर 124 सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान बार बार पूछता है। अनुच्छेद नंबर 214 हाईकोर्ट बार बार पूछता है। अनुच्छेद नंबर 324 है ना सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, इसके बारे में पूछता है। अनुच्छेद नंबर 243 के जहां पर स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसके बारे में पूछता है बार बार। इसके अलावा अनुच्छेद नंबर 148 है ना नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में बार बार पूछता है। अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 62 अपने आप में पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है, सबको पूछता है। इसके अलावा अनुच्छेद नंबर 32 पूछता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अलावा अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनर्विलोकन बार बार पूछता है। 325 और 326 का अभी नया नया ट्रेंड चल रहा है व्यापम में, इसको पूछ रहा है वो। यहाँ पर 25 में किसी भी आधार पर मत देने से किसी को रोक नहीं सकते आप। 326 में वयस्क मताधिकार के बारे में ये पूछता है। आजकल ट्रेंड में है आर्टिकल नंबर 215 और आर्टिकल नंबर 129, जहां पर 129 में सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख कोर्ट होना और 215 में हाई कोर्ट का अभिलेख कोर्ट होना, इसके बारे में। इसके अलावा जो ये वाला क्वेश्चन है, ये है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, केंद्रीय वित्त आयोग, ये आर्टिकल 280 में है।
और वहीं पर राज्य वित्त आयोग आर्टिकल नंबर 243 में है ना, जो पंचायती राज का भाग है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा 280। तो ये थोड़ा बहुत कुछ बेसिक मैं आर्टिकल आप लोग को बताया हूं, ये सब आर्टिकल को आप लोग ध्यान में रखना है ना। केवल इतना ही नहीं है, और भी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल 352, 356, 360, आजकल पूछा 253 है ना, ये मेंस का क्वेश्चन अभी अभी पूछा इसको, है ना। आर्टिकल नंबर 263, आर्टिकल नंबर 82, है ना। ऐसा ये सब इंपॉर्टेंट है आपके, ये सबको देख लेना आप लोग मिसलेनियस एग्जाम से पहले, ये सबको देख के जाना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो आप लोग को पता होगा इसका आंसर ऑब्वियसली आर्टिकल नंबर 343 है ना। आर्टिकल नंबर 343, 343 में हिंदी को राजभाषा और देवनागरी को हमारी लिपि अपनाया गया है, 343(1) में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह 352 में है, 74 में, 56 में, 76 में। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आर्टिकल नंबर 352। पता है आपको यहां पर राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया, नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल में क्या बात की गई है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति तो करेगा, लेकिन कैबिनेट मंत्रियों की लिखित सलाह पर। तो ये जो कैबिनेट मंत्री है वहां पर मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग एकमात्र बार हुआ है, वो कहां पे है? तो 352 में, है ना। मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति क्या घोषित करता है? आपातकाल घोषित करता है, आर्टिकल 352 से। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350(a) के अधीन उपलब्ध किससे संबंधित है? अच्छा, उपलब्ध अधिकार होगा भाई, ये उपलब्ध अधिकार ऐसा है ना, ये किससे संबंधित है देखेंगे। नागरिकों के किसी भी वर्ग का अपनी विशेष भाषा या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार, कदापि नहीं, ये भी नहीं है, आंसर नहीं है इसका। सिख समुदाय का कृपण, ऐसा कुछ नहीं है। सिख समुदाय देख के आंसर काट दोगे आप इसको। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था करने का उपबंध हो सकता है ना। नेक्स्ट डी, अल्पसंख्यक प्रतिबंधित शिक्षण संस्थानों को राज्य से प्राप्त होने वाली सहायता में भेदभाव से मुक्ति। तो अल्पसंख्यक संबंधी प्रावधान आर्टिकल 29-30 में बस है ना। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 350(a) में किया गया है। पहले इसको व्यापम पूछता था भाई क्वेश्चन को, आजकल बंद हो गया है, लेकिन फिर भी पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो आप लोग को पता है भाई डीपीएसपी का ये प्रावधान है। डीपीएसपी का सबसे आखिरी वाला अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रावधान 51 जो भारत की विदेश नीति से संबंधित है, आर्टिकल 51। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ये भी है ना सही जोड़ी मिला हुआ है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अब भी मैं आप लोग को बताया था इसका आंसर 148, वहां पर अपन डिस्कस किए थे। वित्त आयोग अब भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, आर्टिकल 280। प्रशासनिक अधिकरण नहीं पता, ठीक, इसके ऊपर विचार करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 315 संघ लोक सेवा आयोग है। अब देख लेते हैं प्रशासनिक अधिकरण के बारे में कहां पर होगा। जो बच गया वही होगा भाई, कौन सा बच गया? 323(a)(4) ऐसा। अब देख लेते हैं इसका आंसर कहां पे। ए का हो जाएगा 148 यानी कि 3, 280 यानी कि 2, सी का है 4 और डी का क्या है? डी का है 1। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1, इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो आरक्षण का प्रावधान केवल एक जगह नहीं है भाई, आरक्षण का प्रावधान तो अनुच्छेद 16(4) में है ना, और पदोन्नति में आरक्षण बोलोगे तो 16(4) क में है ऐसा। इसके अलावा 15(4) में भी आरक्षण संबंधी प्रावधान है। इसके अलावा अनुच्छेद 335 में भी किसका प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद आरक्षण का प्रावधान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अभी फिलहाल के लिए? 335, ये होगा भाई आरक्षण संबंधी प्रावधान ऐसा। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो आप लोग को एग्जाम में जाने से पहले या फिर जब आप पढ़ रहे हो, क्रम से पढ़ रहे हो एकदम, है ना, तो आप इसको देखते हुए चलेंगे। तैयारी के दौरान ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए। इसको अगर अच्छा लगा होगा आप लोग को तो इसको शेयर करेंगे, है ना, और लोगों को बताएंगे, क्योंकि अपनी जो ये सीरीज है ये बंद नहीं होगी, ये पूरे 22 तक के जाएगी।
अभी जो क्वेश्चन का स्तर थोड़ा सा सामान्य लग रहा होगा, हालांकि व्यापम के लेवल का ये रहेगा, लेकिन मैं धीरे धीरे जब भाग 5, 6 है ना, भाग 8, भाग 18, 20, 15, 14 जब इसको पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन का स्तर थोड़ा बढ़ जाएगा फिर। ठीक, तो आप लोग बने रहिएगा शुरू से आखिरी तक के। धन्यवाद।